नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात हम करने वाले हैं खास तौर पर पाकिस्तान की। अगले 1 घंटे तक जो डिबेट आप वो देखेंगे, इसको हमने 2 हिस्सों में सोच समझकर बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की उस हिमाकत की, वो लगातार भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहता है, कभी इन नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए तो कभी स्टेट एक्टर्स के जरिए। पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करने की हिमाकत करता आया था और कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद भी। और डिबेट के दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं उस खामी की जो हमको अपने अंदर देखने की जरूरत है। ऐसा क्या होता है कि उरी में कुछ गिने चुने 4 आतंकी आते हैं और हमारे 19 वीर सैनिकों को शहीद कर देते हैं। कल नगरोटा में 3 आतंकी आए और हमारे 7 जवान, जिसमें 2 मेजर हैं, उनको शहीद कर दिया। इन परिस्थितियों में क्या हमको अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है कि क्यों ये लापरवाही हो रही है, क्या ये चूक है? और इन सब के बीच में इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वीर सैनिकों के पार्थिव शरीर, शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। परिवार में मातम है, दुख है, लेकिन अफसोस नहीं। तमाम परिजनों ने एक बात कही, और खासकर मेजर कुणाल के पिता ने, वो चाहते हैं कि देश के हर परिवार का एक बच्चा फौज में भर्ती हो, और वो ये भी चाहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बहुत हो चुका बातचीत का ये ड्रामा, अब पाकिस्तान के साथ आर पार करने की बारी है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान जानबूझ के भारत को भड़का रहा है? क्या पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों को कर कर क्या हमको युद्ध की ओर ढकेल रहा है कि हम युद्ध की तरफ जाएं? क्या ये पाकिस्तान की कोई साजिश है, रणनीति है? इस पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान मांगे जंग। इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि ये डेली आए दिन होता जा रहा है। सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की दोबारा हिम्मत ना हो हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की। पाकिस्तान पाकिस्तान क्या पाकिस्तान जंग चाहता है? नगरोटा हमले में लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत मिले हैं, तो सांबा में जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के पाकिस्तान की फौज, सरकार और आईएसआई एक बार फिर आतंकियों के कंधे पर चढ़कर भारत से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब बराबर करना चाहती है। नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से जो सामान मिला है, उस पर उर्दू में लिखा मिला अफजल गुरु के इंतकाम की एक और किश्त। आतंकियों के सामान पर लिखा मिला गजवाए हिंद, यानी हिंदुस्तान पर इस्लाम का कब्जा। बीएसएफ के मुताबिक नगरोटा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले आतंकी सीमा पार से सुरंग खोदकर भारत में घुसे। Today morning only, during a thorough search of the area, we were in a position to detect a very small tunnel. जो हाफिज सईद दुनिया की नजर में आतंकी है, जिस अजहर मसूद को दुनिया ने आतंकी करार दिया, उसके गुर्गों का भारत की हद में आकर हमला करना और पाकिस्तानी सेना का हमले में साथ देना गीदड़ भपकी की यादें ताजा करता है। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके खबरें फैला के आगाज कर दिया है। बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी। और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह, तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद के साथ ही पाकिस्तानी दवा और बिस्कुट मिलना, इसके बाद कुछ और साबित करने के लिए बचता नहीं। पहले पठानकोट, फिर उरी, उसके बाद माछिल और अब नगरोटा सांबा। साफ है पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई सबक नहीं लिया। आतंक का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। वहां की आर्मी, वहां की आईएसआई आतंकी पैदा करती है और भारत में भेजती है। हमने जितने आतंकी उनके मार गिराए हैं, इतने कभी नहीं मारे गए। इस हमले में पाकिस्तान ने बड़ी प्लानिंग की थी, क्योंकि नगरोटा में हमला करना ये उनकी बड़ी साजिश थी।
स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की फौज और हुकूमत बौखलाई हुई है। लगातार सीज फायर उल्लंघन और नगरोटा सांबा आतंकी हमला इसी बात का सबूत है। जनरल राहिल शरीफ की विदाई और जनरल बाजवा के पाक फौज प्रमुख बनने के दौरान यह आतंकी हमला इस बात के साफ संकेत हैं कि भले ही सत्ता बदले लेकिन उसकी नीयत और नीति नहीं बदल सकती। पाकिस्तान की इसी नापाक नीयत पर हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान के साथ जंग ही एकमात्र रास्ता बचा है? हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इस शो के दौरान इंतजार रहता है कि क्या पाकिस्तान के साथ जंग ही एकमात्र रास्ता बचा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 नंबर हमारा है, इस पर आप SMS भेजें। हैशटैग आज का HTP के साथ साथ है हैशटैग देश मांगे बदला। इसके जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बारी बारी से सबसे पहले मेहमानों का, मैं जिस बड़े डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। मेरे साथ सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा आपको, हमारे साथ पंढरपुर से स्वर्गीय मेजर कुणाल के फादर, शहीद कुणाल के फादर मुनागीर गोसावी साहब जुड़े हुए हैं। कर्नल थापर मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। गोसावी साहब, आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आपके पास अगले 30 सेकंड में आता हूँ, बाकी पैनल का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। हमारे साथ इसके साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ दिल्ली से हैं, पाकिस्तान से ब्रिगेडियर जावेद हुसैन हैं। आप सबका इस डिबेट में मैं वेलकम करूंगा। लेकिन सबसे पहले भारी मन से गोसावी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल जब हमला हो रहा था, कल जब वहाँ पे वारदात हो रही थी, उस दौरान क्या आपकी बातचीत हो पाई थी अपने परिवार से, अपने बच्चों से या अपनी बहू से? किसी का संपर्क आपसे हुआ था उस दौरान? वो बहू का मैसेज आया था मेरी छोटी बहू के लिए कि वो ऐसा हो गया। अपना बबलू हमारा जो साहब है कुणाल साहब, वो निकल गए घर से, दुआ करो, इसलिए मैसेज आया था, फोन आया था घर पे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त? जो आप पे बीत रही है वो आप ही समझ सकते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान की सरकार को इस वक्त में? हिंदुस्तान सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ तो कड़ी एक्शन लेना चाहिए। जो ये गलत काम कर रहे स्वातरिक या नज़दीक के देश, उनको सबक जल्दी से जल्दी सिखाना चाहिए। हिंदुस्तान की आवाम से हमने आज दिन भर बातचीत की गोसावी साहब, और वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का जवाब युद्ध के जरिए, लड़ाई के जरिए दिया जाना चाहिए, अब बातचीत का कोई मायने नहीं है। क्या आपको भी लगता है? सही बात है, बातचीत कुछ होता नहीं, युद्ध से करना चाहिए। बस अभी फैसला बाकी है, युद्ध ही करना चाहिए। क्या आप भारत की जनता को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने, अगर लड़ाई होती है तो तैयार रहिए सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि जो बलिदान आपने किया है, त्याग आपके परिवार का हुआ है, वो शायद किसी और व्यक्ति का ना हो पाए, क्योंकि उनके बच्चे तो फौज में है नहीं। सही बात, तैयार होना चाहिए सब देशवासियों ने आगे के लिए, तभी तो हो जाएगा ना। सब तैयार, सब देशवासियों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए एक्शन लेने के लिए। सब देशवासियों ने करना चाहिए सपोर्ट। गोसावी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मेरे साथ 5 मिनट का वक्त निकाला इस भारी वक्त में भी। थैंक यू सो मच। और पूरा मुल्क, मैं आप जाएं उसके पहले ये कहना चाहता हूं, इस भारी वक्त में आपके साथ खड़ा है। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो न्यूज़ 18 इंडिया हमेशा आपके साथ है, पूरे मुल्क के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के। थैंक यू सो मच गोसावी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट की शुरुआत कर्नल थापर, मैं आपसे पूछूंगा, जो कुछ आपके साथ हुआ वो गोसावी साहब के साथ हुआ, और कहानी रिपीट हो रही है 99 के बाद 2016 में, परिस्थितियां वही की वही हैं। क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या बताना चाहिए? साहब कहते हैं गोसावी साहब कि युद्ध एक रास्ता बचा है। हाँ, युद्ध तो आखिरी रास्ता है ही,
लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत कुछ है। अफसोस ये है कि हम यही कहते हैं कि समय आने पर हम जरूरी कार्रवाई करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। वो समय कब आएगा, क्या कार्रवाई होगी, उसका कोई संकेत नहीं मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान के हौसले बढ़ते जाते हैं इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। अगर उनको किसी किस्म का रिस्पांस मिले, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये रिस्पांस जो है ये गलत है, हमें अब प्रोएक्टिव होना चाहिए। रिस्पांस की मुद्दत खत्म हो चुकी है, बिल्कुल प्रोएक्टिव होना चाहिए, उनको रिस्पांस करने दो। वो अभी देखिए 70 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस से, और 70 साल के अंदर हम अभी तक ये फैसला नहीं कर सके। 4 जंग हो चुके हैं, बिल्कुल हजारों आदमी मर चुके हैं, हम अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, या आगे आने वाले समय में ये हमारे दोस्त बन सकते हैं या हमारे दुश्मन ही रहेंगे। अगर इस बात को हम डिसर्न कर लें, फैसला कर लें, तो उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक जंग का सवाल है, मैं समझता हूं वो आखिरी विकल्प है, पहला विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत विकल्प है। पर कर्नल साहब, मैं ये बात ब्रिगेडियर जावेद हुसैन से पूछता हूं और फिर जनरल शंकर प्रसाद आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा जनरल शंकर प्रसाद जवाब देंगे ब्रिगेडियर हुसैन का। ब्रिगेडियर हुसैन, 70 सालों में तमाम कोशिशें करके देख ली हम लोगों ने, बातचीत भी कर ली, बार बार अप्रोच भी कर लिया आपकी तरफ, हाथ भी बढ़ा लिए, फिर क्या मिलता है अंत में? यही लड़ाई, यही मारपीट, यही दुखी पिता एक सामने बैठा हुआ जो अफसोस कर रहा है, जो कह रहा है कि जंग एकमात्र रास्ता बचा है। ब्रिगेडियर हुसैन, आपके मुल्क के हुक्मरानों को या आईएसआई को ये क्यों आनंद आता है, ये क्यों मजा मिलता है कि हिंदुस्तान को हम डिस्टर्ब रखें? आप प्रोग्रेस की ओर, डेवलपमेंट की ओर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्यों हिंदुस्तान के कामों में इंटरफेयर करते रहते हैं? ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। नहीं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये थोड़ी सी गलत फहमी है आपको। इससे पहले जो प्रियम्बल दिया गया था उसमें भी बहुत कुछ कहा गया है कि पाकिस्तान ये करा रहा है, पाकिस्तान वो करा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई है पाकिस्तान की फ़ौज में, आर्मी में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हैं, दे विश द पीपल ऑफ इंडिया वेल। ये ऐसा कोई नहीं है कि जी उनको देखें, उनके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है इंडिया में इनको भेज के अटैक करवाना। मैंने कहीं पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात ही नहीं की है, मैंने पाकिस्तान की आईएसआई की बात की है, और कैटेगोरिकल बोला है मैंने आपको ये, क्योंकि आपके नए चीफ आते हैं, पुराने चीफ जाते हैं, तो उनके स्पीचेस में भी इंडिया फोकस होता है। आपके मुल्क में, सुनिए ना मेरी बात, लश्कर और जैश के दोनों के चीफ आपके मुल्क में रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं, आपने उनको शेल्टर दिया हुआ है। इस सिचुएशन में आप कैसे कह सकते हैं कि आप पीस चाहते हैं? आप हमारे वेल विशर्स हैं। आप सुन लें, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। ये आईएसआई जो है वो भी पाकिस्तान की है, जो आर्मी है वो भी पाकिस्तान की है। तो ये अभी नेशनल एक्शन प्लान जो बना था उसमें ये जितने भी बैंड आउटफिट्स हैं वहाँ पर, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और सिपाही साहबा और पता नहीं कितने हैं, इन सब को ख़त्म नहीं, क्योंकि हमारी उनके साथ इतनी डीलिंग वीलिंग नहीं है उनके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि इनको ख़त्म किया जाए। इनके पास ये पावर नहीं होना चाहिए कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग करवा दें। देखें, तो इस पे ज़रा वक्त लगेगा, मगर ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये डिसीशंस जो हैं जाते जाते, बल्कि जनरल राहिल शरीफ ने आखिरी दिन जब वो कमांड हैंड ओवर कर रहे थे अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया है। तो ये इस पे वक्त लगेगा मगर हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि ये आईएसआई करवा रही है, मसूद आईएसआई नहीं करवा रही है। आईएसआई विल नॉट डू एनीथिंग। सैयद सलाहुद्दीन ये रोज टीवी कैमरों पर दिखाई देते हैं और रोज आके कुछ ना कुछ बयान देते हैं। जनरल शंकर प्रसाद,
क्या ब्रिगेडियर जावेद हुसैन या अब तो फॉर्मर जनरल है राहिल शरीफ, उनकी बातों पर इंडिया को जरा सा भी भरोसा हो सकता है आज की सिचुएशन को देखते हुए? जनरल प्रसाद। जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनकी असेसमेंट है वो सही निकलेगी कि जो ये लीडर्स हैं जैसे मोहम्मद के, एलईटी के, सलाउद्दीन, इन सब को नष्ट किया जाएगा, इनके बरखिलाफ पाकिस्तान एक्शन लेगा, ये उनका मानना है और इसको सुन के हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सच्चाई से कहीं बहुत दूर है। जावेद साहब का लंबा एक्सपीरियंस आर्मी रहा है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन लंबा एक्सपीरियंस भारत का भी रहा है। भारत 1990 से आज कम से कम 25 साल हो गए टेररिज्म से जूझ रहा है। ये टेररिज्म कहाँ से आ रहा है? ये टेररिज्म को कौन बढ़ोतरी दे रहा है? ये टेररिस्ट को कौन ट्रेन कर रहा है? ये टेररिस्ट को कौन वेपन्स एंड इक्विपमेंट दे रहा है? ये टेररिस्ट को एलसी पार, आईबी पार करने में कौन मदद कर रहा है? बिल्कुल ऑब्वियसली इसका जवाब जावेद साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की सेना इसमें मिली हुई है, पाकिस्तान की आईएसआई इसमें मिली हुई है। देखिए जावेद साहब को भी ये मालूम है, अब चाहे वो माने या ना माने उनके ऊपर है, उनको मनाना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये सच है कि बांग्लादेश की लड़ाई के बाद जब 90,000 प्रिजनर्स पाकिस्तान के भारत ने लिए और बांग्लादेश को लिबरेट कराया, उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये एक नई टेक्निक शुरू की, एक नई फिलॉसफी निकाली कि भारत के संग जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, भारत को टेररिज्म से थोपा जाए, 1000 कट्स से इन्हें ब्लीड किया जाए। तो वही पॉलिसी जो इनके प्रेसिडेंट कहे गए हैं ज़ियाउल हक साहब, वो सक्सेसिव चीफ्स और सक्सेसिव आईएसआई वाले उसी को बढ़ोतरी दे रहे हैं। उसका नुकसान इनको भी हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने इतनी बढ़ोतरी दी उसको, तो उनके अपने टेररिस्ट ग्रुप भी खड़े हो गए हैं और वो भी इनको काटने को आ रहे हैं, जो काट रहे हैं इनको। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आज भी जो आपने देखा नगरोटा का जो हादसा हुआ है, उसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ क्लियर दिख रहा है, उसमें एलईटी का हाथ दिख रहा है, जो इनके ट्रांसमिशंस आए हैं, जो उसकी असेसमेंट हुई है, जो इनके वायरलेस मैसेज, उससे क्लियर जाहिर हो रहा है कि कौन इनके हैंडलर्स थे, उन्होंने किस तरह किया। तो जावेद साहब को मैं समझता हूं कि कहने में शायद ये दिक्कत होगी कि चाहे वो कोशिश कर ले, लेकिन 25 साल से मैं मान सकता हूं ब्रिगेडियर साहब वहां से बैठे हुए हैं और वो खुलकर अपने मुल्क के बारे में वो अपोजिट कैसे बोलेंगे? वो वहां बैठे हुए हैं, उनको वहां रहना है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं इस चीज से सहमत हूं। ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे इतनी, संबित और प्रियंका में आ रहा हूँ एक सवाल लेके। ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे इतनी इल्तिजा जरूर है, ये मैं जरूर कहूंगा, आप तो बहुत साफगोई से बात करने वाले शख्स हैं। क्या आपके मुल्क में वहां की आवाम अपनी हुकूमत से नहीं पूछती कि पेशावर में इतने बच्चों को मार दिया, इतने टेररिस्ट अटैक आपके आर्मी कैंप्स पे हो रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन पे हो रहे हैं बीते 2 साल के अंदर? अरे आप लोगों को तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि ये सलाउद्दीन जैसे लोग और मसूद अजहर जैसे लोग या हक्कानी नेटवर्क जैसे लोग जो हैं, इनको तुरंत खत्म किया जाए। ओसामा बिन लादेन आपके मिल जाता है, ये आपकी आवाम को क्या हो जाता है? आप लोग क्यों नहीं अपने मुल्क से पूछ पाते हैं बातें अपने हुक्मरानों से? ब्रिगेडियर जावेद। आवाम का मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप माने या ना माने, आवाम का भी प्रेशर है कि ये जो सो कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं, इनकी एक्टिविटीज़ आर नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। अब एलिमिनेट करना थोड़ा वक्त इस पे लगेगा, बट एलिमिनेट होंगे वो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कर रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है? यू मीन टू से सैयद सलाउद्दीन, यू मीन टू से मसूद अजहर, इन लोगों के बारे में कह रहे हैं ये प्रेशर ग्रुप्स? उसी की तो बात कर रहा हूं कि जो बैंड आउटफिट्स हैं, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड। ये नेशनल एक्शन प्लान का आई एम सॉरी ब्रिगेडियर साहब, आप मसूद अजहर को चाइना के वीटो के जरिए बचा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। ये कहां बैंड है आपके लिए? ये आपके लिए बैंड ही नहीं है। उसको मसूद अजहर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये अगर बचाने की कोई इसमें बात नहीं है जी, आप ये माने और यकीन करें कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, अब नहीं है। इसके आगे क्या होना चाहिए? ब्रिगेडियर साहब, अब वक्त नहीं है और मासूम इंडियंस के चाहे फौजी हो चाहे सिविलियंस हो, संबित पात्रा, अब और नहीं चलेगा। अब आप लोगों ने बताया है, आपकी हुकूमत ने बताया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है और बताता है। अब जनता की अपेक्षाएं, जनता की उम्मीदें संबित पात्रा आगे की हो गई हैं।
संबित। पहले मैं जावेद हुसैन जी को जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जावेद हुसैन जी की जो विशफुल थिंकिंग है वो हम सब देख रहे हैं, और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि वो इस प्रकार की बातें भी कर रहे हैं। मैं तो उनको एडवाइस करूंगा कि धीरे धीरे बोले। अगर आपकी आर्मी, खुद की आर्मी वहाँ सुन लेगी तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं पाकिस्तान में किस प्रकार की आर्मी है। देखिए, आप अच्छे आदमी हैं, मगर धीरे धीरे बोलिए ताकि वो सुन ना ले। आप कह रहे थे कि ये सब खत्म होने चाहिए, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे, और कुछ वक्त लगेगा खत्म होने में। परवेज मुशर्रफ तो सर देखिए, आप इंपॉर्टेंट पोस्ट में रहे हैं, मगर आपसे महत्वपूर्ण पोस्ट में तो परवेज मुशर्रफ रहे, 9 वर्ष तक रहे हैं। और परवेज मुशर्रफ जी तो कहते हैं ये हाफिज सईद, ये ओसामा बिन लादेन, दे आर आवर हीरोज। इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये हमारे हीरोज हैं, और इनको कश्मीर के लिए हाफिज सईद को हमने लॉन्च किया है। ये तो खुद परवेज मुशर्रफ इंटरव्यू में कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो हीरो नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए, जो अभी ऑपरेशन का जिक्र किया लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने, जहां तक मेरी समझ है उसका नाम टुपाक है, TUPAC। जब GI हक ने शुरू किया था कि 1000 कट्स देके इंडिया को ब्लीड करेंगे, इंडिया को खत्म करेंगे। बिल्कुल, ये जो पूरी टेक्निक चल रही थी पाकिस्तान की, हम, जहां तक इंडिया का सवाल है, हम एक रिएक्टिव अप्रोच बहुत वर्षों तक लेते रहे हैं। और जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात अभी आपने की है, उस सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इंडिया ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है, जिसके विषय में अभी पर भी कह रहे थे कि इंडिया को प्रोएक्टिव होना चाहिए। वो ड्रामा था। मैं आपको ड्रामा का फिर बताता हूं। खुद आप ही के पार्लियामेंट में तो लोग सवाल पूछ रहे थे नवाज शरीफ से पूछ रहे थे कि आखिर ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो गया, आप क्या कर रहे हैं। और आप अभी बोल रहे थे कि ये हाफिज सईद जो है ये खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ आपका एक लॉ मेकर है, आपको पता है उस लॉ मेकर ने क्या सवाल पूछा नवाज शरीफ से? मैं वर्ड बाय वर्ड वर्बैटिम बता देता हूं। उसने नवाज शरीफ से पूछा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि ये जो हाफिज सईद है ये कौन से अंडे देता है जो आप इसे देश में पाल के रखे हुए हो, और हमारे देश पे सर्जिकल स्ट्राइक हो जा रहा है। इफ आई एम राइट, रॉन्ग, करेक्ट मी। राणा ठीक कहा। कौन से अंडे देता हाफिज सईद? आपके ही खुद अखबार डॉन में एक बड़ा फ्रंट पेज आर्टिकल छापा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपकी आर्मी और आपकी जो सिविल गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच ठन गई। आपने उस रिपोर्टर को रोक के रखा, हवाई जहाज से बाहर देश जाने नहीं दिया। तो ड्रामा मत बोलिए। और उस इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक जो आपको धक्का लगा है, उसका नतीजा वो फ्रस्ट्रेशन और घबराहट हम देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट टू संबित's काउंटर पॉइंट। चैलेंज करते हैं हमारे ही चैनल पे आपके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मीरपुर रेंज के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ये माना था फोन पर हुई बातचीत में कि यहाँ पर हमला करने आए थे भारतीय, मार कर गए हैं। उसने संख्या भी बताई है कि उसने अपनी आंखों से 6-7 को बॉडी को ले जाते हुए देखा है। ये सिर्फ अपनी इलाके की बात कर रहा था वो, और आपने उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया गुलाम अकबर का वहां से। मैं आपको बताता हूं वे फॉरवर्ड जी, वे फॉरवर्ड। अगर हम इसमें हिस्ट्री में लगे रहें कि जी ये हुआ था 20 साल पहले, ये 50 साल पहले, ये तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सारी वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। सुन लें। अच्छा चलिए 30 सेकंड में बोलिए। 30 सेकंड राय पेश कर रहा हूं कि हमको एक दूसरे से, अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे से मिल सकते हैं तो आर्मी चीफ्स दोनों आर्मीज के क्यों नहीं मिल सकते आपस में? व्हाई शुड दे टॉक टू ईच अदर थ्रू द DGMOs? तो ये बैठे हैं दोनों आर्मी चीफ्स, उसके बाद वो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ वो आ जाए, आपस में देखें क्या क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है, और इससे बहुत फायदा पहुंचेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, फायदा बहुत पहुंचेगा। संबित बोलिए। जो आप लोग बातें कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट। संबित 30 सेकंड। लेट मी करेक्ट यू जावेद साहब, लेट मी करेक्ट यू। आपने एक बहुत बड़ी बात, बिकॉज ऑफ द फैलेसी ऑफ पाकिस्तान, देखिए आप पाकिस्तान के आर्मी में रहे हैं, इसलिए आपकी ये फैलेसी, फॉल्सफुल थिंकिंग है, गलत थिंकिंग प्रोसेस है। आप कह रहे हैं कि दोनों के आर्मी हेड क्यों नहीं मिल सकते? अरे आपके कंट्री में कोई भी सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ट्रांजिशन ऑफ पावर कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। आपका कोर आर्मी है, द आर्मी पोजेसेस द कंट्री, बट ओवर हियर इन इंडिया द कंट्री पोजेसेस द आर्मी। इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करती है, यहाँ आर्मी बात हटाया। जनरल शंकर प्रसाद, जनरल शंकर प्रसाद, प्रियंका में आता हूँ। जनरल शंकर प्रसाद, ISI कंट्रोल। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, जनरल शंकर प्रसाद।
जनरल शंकर प्रसाद। संबित आपने ठीक कहा, संबित आपने ठीक कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं जो संबित ने कहा कि हमने जब 1 साल हो गया तकरीबन, तब उस समय डिसाइड हुआ था कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे, उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीएसएफ के हेड्स मिलेंगे, उसके बाद दोनों कंट्रीज के डीजीएमओज मिलेंगे, और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरीज और फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह मिलते रहेंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। जब यहां बात हुई तो उस समय इनके एनएसए ने, इनके सरताज अजीज साहब ने लास्ट मिनट में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि अगर वो भारत में गए, भारत के एनएसए से बात की या किसी और व्यक्ति से बात की, तो उन्हें इतनी ज्यादा एविडेंस दिखाने को मिलेगी, देखने को मिलेगी कि वो कुछ उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। इफ यू रिकॉल, less than 12 hours, less than I think 8 or 6 hours before the meeting was to take place, he declined to come. Because अगर वो वार्तालाप चलता तो डीजीएमओ की अवश्य मीटिंग होती। देखिए जावेद साहब, आप तो बहुत पुराने फौजी हैं। डीजीएमओज आर द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एनी मिलिट्री। तो अगर पहले डीजीएमओज की बात होती है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात हो सकती है, वाइस चीफ्स की बात हो सकती है, आर्मी कमांडर्स की बात हो सकती है, चीफ की बात तो बहुत बाद में होगी। तो देखिए, आप समझते हैं इस बात को, लेकिन आप कहने से क्यों? और जो संबित ने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है कि आपके यहाँ एक मिलिट्री काइंड ऑफ रूल ही चल रहा है। देखने को डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत की जो रणनीति आपके यहाँ बनती है, विद योर परमिशन आई विल टेक, मैं प्रियंका से एक सवाल लेना चाहूंगा। प्रियंका, आप काफी देर से इंतजार कर रही थी, अपनी बारी का शुक्रिया उसके लिए प्रियंका। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, इन परिस्थितियों में जो आज की सिचुएशन है, देश में आम व्यक्ति से पूछो तो वो सीधे युद्ध की बात करता है, जंग की बात करता है पाकिस्तान के मद्देनजर। क्या यही एक ऑप्शन बचा है या और भी तरीके हैं? चाहे जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, जैसे तमाम जितना भी व्यापार चलता है उस पर आप एक्शन ले सकते हैं उसको रोककर, क्या या सीधे युद्ध की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं अभी सबके विचार में सुन रही थी और मैंने गोसावी जी के भी विचार सुने, और मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ कि आज वो ऐसे माहौल में हैं, आज ऐसी उनकी स्थिति है कि उनको लग रहा है कि इसका जवाब मिलना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी को लग रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। पर हम पूछना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि अगर हम जैसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन हटा दें, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करते। हम ये बातचीत नहीं करते हैं कि वीज़ा जो एंट्री वीज़ाज़ की बात हुई थी उस पर हम कुछ गंभीर बात नहीं करते हैं। हम उनके हाई कमिश्नर को समन कर उनको बताते नहीं हैं कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। अब सरताज अजीज़ कुछ दिन में आने वाले हैं, जो बात चल रही हैं कि सरताज अजीज़ ने पहले कॉल ऑफ कर दी थी मीटिंग, उसमें उनको अकाउंटेबल रखना चाहिए। अगर सरताज अजीज़ इंडिया आ रहे हैं, उनसे कहना चाहिए जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे अपने देश में, तब तक हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान के एक सामी पर्सन बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये मसूद अजहर हुए या मसूद अजहर हुए या बाकी सारे टेररिस्ट हुए जिनको ये पनाह देते हैं, वो इंडिया के भी इंटरेस्ट में नहीं है। आप कह रहे हैं आपको बहुत समय लगेगा उनको न्यूट्रलाइज करने में। हम आपसे कह रहे हैं आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए, हम उनको कुछ ही दिनों में न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर आपके लिए भी तकलीफ है, हमारे लिए भी तकलीफ है, तो हमारे हिसाब से हमें काम करने दीजिए। इस तरीके से उनको शरण देना, उनको आकर डिफेंड करना, चाइना के जरिए उनको टेररिस्ट नहीं घोषित होने देना, उससे बहुत क्लियरली यकीन हो जाता है कि जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट है। सरकार वही चला रही है जो हमेशा से चलाती आई है, वो आपकी आर्मी है। इस तरीके का काम, जो बात आप लोग कुछ और करते हैं, काम ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं, ये हिंदुस्तान की ओपोनेंट पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की वॉइस है, ये रूलिंग पार्टी की वॉइस नहीं है। और ये भी एक राय है, पाकिस्तान के मामले में पूरा मुल्क एक राय है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अब पंजाब में भी दखलंदाजी करने लगी आपकी आईएसआई। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का जो कल वो 5-6 लोग भागे नाभा जेल से, आज उसकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट सामने आई है हरमीत मिंटू की। वो बोल रहा है कि मुझे आईएसआई से मदद मिल रही है, मेरे 5-6 इलाकों में मेरे सेंटर्स बने हुए हैं और मैं यहाँ से भागकर बाहर जाने वाला था म्यांमार और बैंकॉक की तरफ, आईएसआई मेरी मदद कर रही है। आपके मुल्क को, आपकी आईएसआई को अपने मुल्क की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की बड़ी चिंता है। अरे अपने गिरेबान में झांक लीजिए ब्रिगेडियर साहब, क्यों तंग कर रहे हैं? डेवलप होइए, साथ साथ गरीबी से लड़ते हैं, आइए ना, क्यों नहीं गरीबी से लड़ते हैं? सुमित,
सुमित जी जनरल साहब, बहुत जरूरी सवाल आपने आज उठाया है। और जो वॉर है इसके बारे में जरा मैं बता दूं, क्योंकि पूरा देश ये नहीं समझता कि वॉर होती क्या है। जी जनरल साहब, हमारे कर्नल साहब ने पहले कहा कि वॉर इज नॉट द लास्ट, इज द लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, जो हमारी पूरी भारत की आवाम है, जो हमारे पत्रकार हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज वॉर। आपने ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा है आज, और अगर मुझे 1 मिनट का मौका दे तो बताना चाहूँ कि लड़ाई होती क्या है। देखिए, वॉर इज अ नेशनल एफर्ट, इट इज नॉट द एफर्ट ऑफ द मिलिट्री अलोन। राइट। वॉर जब होती है उसमें पूरा देश एकजुट होके लड़ाई लड़ता है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी और कई एक डिपार्टमेंट मिलके, अब आप कहें कि जैसे आप इकोनॉमिक एम्बार्गो डाल दीजिए, वॉर हो गई। कोई वॉर नहीं है वो। आपने वीजा का कर दिया, कोई वॉर नहीं है वो। आपने आर्मी से कुछ कर दिया, कोई वॉर नहीं है वो। अगर वॉर का मतलब आप समझते हैं तो वॉर मीन्स प्रिपेयर फॉर इट। वॉर मीन्स ऑल दीज एजेंसीज विच आर द कॉम्बैट पावर ऑफ द कंट्री, दे हैव टू बी हार्नेस्ड टुगेदर। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो आपका फ्रंट लाइन पंच है, लेकिन इसके साथ आपके पंचेस और बहुत है। इरिगेशन वाला पंच है, वाटर का पंच है, डेवलपमेंट का पंच है, पॉलिटिक्स का पंच है, डिप्लोमेसी का पंच है। कितने पंच। आप इंदिरा गांधी की जरा 1 मिनट बात सोचें। जब 1971 की वॉर में उन्होंने शुरू कराई थी तो उन्होंने कितना इसके ऊपर एफर्ट किया था। जब उन्होंने फरवरी में सैम मैनेक्शॉ से कहा कि आप लड़ाई शुरू कीजिए, उन्होंने कहा अभी तैयार ही नहीं है देश, पहले देश को तैयार तो होने दीजिए। तो हमें ये मत समझिए कि वॉर इज ओनली एन एफर्ट ऑफ द मिलिट्री। War is the effort of a large number of organizations in the country and they have to be harnessed together. Right. संबित, मेरे से इस बात से उम्मीद करता हूं कि शायद सहमत होंगे। बिल्कुल संबित, मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक सवाल ब्रिगेडियर जावेद से लूंगा, फिर उनको शुक्रिया अदा करना है। ब्रिगेडियर जावेद, कोई उम्मीद रखे आप लोगों से कि ना रखें? सीधी सी बात। जी, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से नाउम्मीद हो गए और हमको ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल दिखता है और हिंदुस्तानी भी ये कहने लगे कि हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर को घुस के मारना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर होते हैं, चाहे वो वॉर हो या वो पीस। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं ये हारमोनियसली ऑपरेट करते हैं। ये करना पड़ता है इनको। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है गवर्नेंस में, चाहे वो वॉर डायरेक्शन हो या वो पीस का डायरेक्शन हो। ये बिल्कुल आपने बात की बात आप मार रहे, छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ वॉर की बात हम छोड़ देंगे। अगर सुन ले तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं सुनेंगे तो फिर मैं सुनता हूँ, आप बोलते जाइए। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन के लिए एक तो इन्होंने कहा हम हिस्ट्री में ना जाएं। अब हम तो आज की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में नहीं जा रहे। आज क्या हुआ है? इट इज एन एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी। आप इंटरनेशनल, आपके एलिमेंट्स इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और ये उन्होंने इस को अंजाम दिया है। बिल्कुल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी इज ए होली काउ, गंदे लोग वो हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी आर्मी ही उनको अपने गैरिजन्स में पनाह दे रही है। राइट। तो आप कैसे कह सकते हैं? दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। जो बात लश्कर के हाफिज सईद बोलता है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, वही राहिल शरीफ बोलते हैं अपने रिटायरमेंट के 3 दिन पहले। एक जैसे स्पीच लिखे थे दोनों के कि हम बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, हिंदुस्तान की कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। इस तरह के जुमलों के साथ थोड़ी दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ब्रिगेडियर जावेद का, मेरे साथ अब नहीं है इस डिबेट में, लेकिन इसी पॉइंट पर संबित पात्रा, ये जानना बहुत जरूरी है अब ये, क्योंकि अब ब्रिगेडियर जावेद हुसैन नहीं है, अब हमको अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है। मैं ये आपसे पूछूंगा और ये मैं जानना चाहूंगा कि कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। उरी हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद माछिल हो चुका है, कल नागरोटा सांबा में एक साथ हुआ। कहीं ना कहीं कोई कमी है, हमको उसकी तरफ देखने की जरूरत है। संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी का डिबेट इज ओपन नाउ। नंबर 1, मैं देखिए कुछ दिनों से ये देखने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सवाल बार बार हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये पूछा जाना चाहिए, चाहे पत्रकार हो चाहे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका फायदा क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ लाभ नहीं हुआ। आप देखिए, इस प्रकार नहीं होता है।
पाकिस्तान भी चाहता है कि यही डिबेट हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए अभी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सही कह रहे थे, 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने 1971 में सरेंडर किया था। कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को 1971 में हुआ, तो उस समय तो पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सीख लेना चाहिए था, और उसके बाद तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं करना चाहिए। मगर पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं है, जो बिल्कुल राजनाथ जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट किया, उसका अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान करता जाएगा और हम सहते जाएंगे और वो सुधर नहीं रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, याद रखिए, और जो बड़े मेरे साथ बैठे हैं, दोनों एक्सपर्ट बैठे हैं, वो मानेंगे। सवाल ये कि ये इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं? फाइट अगेंस्ट उरी में 4-5 आतंकी आते हैं, 19 जवानों को मार के शहीद करके चले जाते हैं। नागरोटा में 3 आते हैं, 7 को मार के चले जाते हैं। तो कमियां हमारे तरफ से भी हैं। और ये जो कैंप था, ये तो बॉर्डर से बहुत अंदर है, बॉर्डर से बहुत अंदर है। ये यहाँ तक कितने ये आपने ठीक बैरिकेड्स को पार करके, सिक्योरिटी को पार करके यहाँ पहुंचे। मैं इसका उत्तर देता हूँ। जनरल साहब मैं आता हूँ, प्रियंका और संबित का ये वाजिब प्रश्न है, मैं इसका उत्तर देता हूँ कि कमियां क्या क्या है। मैं आऊंगा आपके पास जनरल साहब। संबित पहले आप। मैं इस डिबेट में पाकिस्तान के सेंट्रिक डिबेट में तो है हमको अपने गिरेबान में झांकने से नहीं चूकना चाहिए। संबित पात्रा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि असली ताकत वही होता है जो हमेशा अपने आप को कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल सब कुछ डिस्कस होना चाहिए और हम जवाब देने के तैयार भी हैं। आपने कहा कि नगरोटा में क्या गलती हुई जो 3 लोग आते हैं और हमारे 7 जवानों को शहीद कर देते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है। इसीलिए तो देखिए आज आर्मी चीफ भी खुद वहां नगरोटा गए हैं कि क्या कोई पेरीमीटर को सिक्योर करने में कोई चूक रही, क्यों वो अंदर घुस गए। और भिन्न भिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स में मैं टीवी के रिपोर्ट के माध्यम से, देखिए मुझे तो सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, प्लीज आपकी अनुमति हो तो उसके बाद जरूर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो असली बात है उसको मिस कर रहे हैं। आप असली बात को मिस कर रहे हैं। सुमित जी ठीक है, संबित जी कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक दफा अंदर आ गए। नहीं, सुमित जी ने मुझसे पूछा इसलिए मैं बोल रहा था, कोई नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। सुमित जी ने मुझसे पूछा था इसलिए जवाब दे रहा था, वरना कोई बात नहीं। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल हाईवे पूरा, मैं बताता हूँ खामियां क्या है। कि वो 30 किलोमीटर अंदर आ गए, बहुत बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी में आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। ठीक, तो इसमें ज्यादा इसको एम्फसाइज करने नहीं, इसलिए उस बात को कहा था कर्नल साहब कि रास्ते में तमाम बैरिकेड्स पड़े होंगे, सिक्योरिटीज पड़ी होंगी, चेकिंग हुई होगी गाड़ियों कुछ नहीं होने वाला। और इतना सारा असला जो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जी मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। सुमित जनरल साहब आई विल कम टू यू। जनरल साहब प्लीज सेव योरसेल्फ, अपने एमिनेशन को बचाइए। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका ने हाथ उठाया काफी देर से। प्रियंका संबित की बात का जवाब देंगे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ देखिए, मैं बस यहाँ मैंने अपनी बात की बात का जवाब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कंप्लीट कर दूं 10 सेकंड में। अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, सरकार को डिफेंड करें। एक सेकंड संबित, मैं कुछ अलग नहीं कहने वाली हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं यहाँ पे आपसे झगड़ने को नहीं आई हूँ। यहाँ पे एक सामने हमारे तकलीफ है, हम सबको साथ में मिलकर एक सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है, और क्या क्या उसमें कमियां हैं उसका सुझाव भी सुनना जरूरी है। तो 2 चीजें मैं यहाँ पर कहूंगी कि सबसे पहले हमने कहीं नहीं कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक अननेसेसरी थे या उन्होंने जो काम अचीव करना था वो अचीव नहीं किया है। दूसरी चीज, हाँ 1971 की वॉर के बाद भी टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान अपनी परेशानियां जो देने की कोशिश करता रहता है उससे भी बाज नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। हम ये कोशिश करें कि जो हमारे जवान आज बॉर्डर पे खड़े हैं, जब आराम करने, थोड़ी फुर्सत के कुछ समय अपने निकालने अपने घर आते हैं या अपने कैंप्स में जाते हैं, उनको पूरी तरीके से उनको सुरक्षा मिले, वो उनको नहीं मिल पा रही है। आज हमारे रक्षा मंत्री आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या क्या नहीं कहा, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा कि पाकिस्तान को उनकी जगह दिखानी जरूरी है। आप कहिए, जितना कहना है आप कहिए, पर आप कहने के साथ साथ काम भी तो करिए, उस पर अमल भी तो करिए। वो बहुत जरूरी है, और वो हमें दिख नहीं रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद हमें फिर भी देखा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और उन्हीं कैंपों में अटैक हो रहे हैं जहाँ पे हमारे जवान रहते हैं। तो ये थोड़ा सवाल उठ रहा है। जनरल प्रसाद Sambit, please give me a chance. Let me tell you the truth of the matter. देखिए, असलियत ये है कि हमारे ऊपर पठानकोट पे हमला हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की, एक रिटायर्ड वाइस चीफ के नीचे,
और उनसे ये कहा गया कि आप हमें बताइए कि क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए आप रिपोर्ट बनाइए। उन्होंने रिपोर्ट बना के तुरंत सरकार को दे दी। बड़े दुख से कहता हूं कि उस पर एक एक्शन आज तक नहीं हुआ, 12 महीने हो चुके हैं। हमारे पास आज कोई पेरीमीटर डिफेंस, उस रिपोर्ट को पढ़ के तो देखे कोई, उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। कारगिल रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं हुआ अभी तक। आई एम नॉट टॉकिंग कारगिल रिव्यू रिपोर्ट, सॉरी, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग कारगिल रिव्यू रिपोर्ट, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली पेरीमीटर डिफेंस रिपोर्ट। उसके ऊपर नहीं हुआ। लेट मी कंप्लीट, प्लीज गिव मी अ चांस टू कंप्लीट, please give me a chance to complete, Sumit. I am telling you some very important things today and you must listen to them. First is this committee report, no action has been taken. Secondly, we must understand that there is some today Indian army is the only army in the world. Sumit, please listen. We are the only army in the world today who's facing terrorism पिछले 20-25 साल से, और आज भी हमारा केवल भारत का सोल्जर है जो पटका लगाकर लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, हमारे आर्मी के सोल्जर के पास आज तक बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं है, हमारे सिपाहियों के पास, अफसरों के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है। अगर जो नगरोटा में कल हुआ है, अगर इनके पास हेलमेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट होती तो ये इतनी कठिनाई ना आती। देखिए, सच बात यह है कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज की बुलेट प्रूफ वेस्ट है। जब लोग कोई लड़ाई में बाहर जाते हैं, पेट्रोल में जाते हैं, उनको मिलती है, मिलती है। बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड हेलमेट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द रेगुलर यूनिफॉर्म, द क्लोथिंग इशूड। एवरी पर्सन मस्ट हैव दीज। यू डोंट नो कि कहां लड़ाई लड़ने वाले हैं। जो पेरीमीटर डिफेंस की बात पठानकोट के बाद फिलिप कैंपोस उन्होंने कही, संबित सिस्टम में फ्लॉ है। और एक बात और सुन लीजिए, फिर संबित का रिएक्शन लीजिएगा। और ये जो बड़े बड़े हमने सेपरेटिस्ट पाल रखे हैं, जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए मिले हैं, कंप्लीट कर संबित ये भी सुन लो, संबित ये भी सुन लो, एक मिनट, इसका भी जवाब साथ में ही देना। जो बड़े बड़े ये सेपरेटिस्ट हैं जिनके पास करोड़ों रुपए मिले हैं अभी, और उन्हीं के पैसों के जरिए सारा आतंकवाद फैल रहा है, और हम कहते हैं कि हम जो ये 5 दिन से नगरोटा में बैठे होंगे या 4 दिन से बैठे होंगे, इनको हम ढूंढ नहीं पाए। क्या हमारी सरकार एक्शन लेगी? संबित इनको ढूंढ नहीं सकती। संबित 30 सेकंड मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए, आप मौका दीजिएगा तो जवाब दे दूंगा। आप सही तरीके से जवाब दीजिए। नंबर 1, अभी बिल्कुल ठीक कहा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने। नंबर 1, आप नहीं 10 सेकंड में जवाब नहीं दे सकता, आप इजाजत देंगे तो जवाब दे दूंगा। नंबर 1, आपने सही कहा। मैं आपको 2015 की रिपोर्ट याद दिलाता हूं सीएजी का, कि जो हमारी आर्मी थी उसके पास जो एम्यूनिशन था वो मात्र 3 दिन युद्ध लड़ने का एम्यूनिशन था, ओनली 3 डेज। इस सरकार ने उसे बदल के रख दिया। हमारे पास विमान तक नहीं थे, राइफल विमान हम लेके आए। आप बुलेट प्रूफ की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई बुलेट प्रूफ हम लेके आ रहे हैं, और ये बिग वे में काम चल रहा है। बहुत सारी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई थी वो हम कर रहे हैं। सेपरेटिस्ट की बात आपने बिल्कुल सही कहा, सेपरेटिस्ट पे हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, मगर उनके बहुत सारे सिंपैथाइजर्स हैं जो इशरत को देश की बेटी मान लेते हैं, इशरत जहां को अपनी देश की बेटी मानते हैं, बाटला हाउस पे रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन सब सिंपैथाइजर्स को एक्सपोज भी करना है, और उसके बाद ये सेपरेटिस्ट पे हम बिल्कुल नकेल कसना है, ये आप देख भी रहे हैं। और मैं आपके इस टेलीविजन के माध्यम से देश को आश्वासित करना चाहूंगा कि देश एक प्रोएक्टिव वे में आगे बढ़ भी रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक एक जान की कीमत होती है तमाम मेहमानों का। ये हमको समझना होगा कि एक भी हिंदुस्तानी की जान अगर किसी पाकिस्तानी या किसी आतंकी की गोली की वजह से जा रही है तो हम अभी तक भी तैयार नहीं हैं। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहलाना चाहते हैं। आलम यह है कि हमारे सैनिक, जैसा कि जनरल प्रसाद ने बताया, हमारे सैनिकों के पास, हर सैनिक के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं है। हम पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, हम युद्ध में जाना चाहते हैं, हम आतंकियों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, और अपने ऊपर अपने आप कोई तैयारी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार एसएमएस पोल के नतीजे। बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तो पूछेंगे, आज का डिबेट था पाकिस्तान के साथ, देश मांगे जवाब। हमारे दर्शकों की राय का वक्त है अब। क्या पाकिस्तान के साथ जंग ही एकमात्र रास्ता बचा है? हमारे सवाल के जवाब में हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 92% लोग हाँ में जवाब देते हैं एसएमएस पोल में, और ट्विटर पोल में वही सवाल के जवाब में 82% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि जंग ही एकमात्र रास्ता
बचा है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का 18% ऐसा नहीं मानते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज़ 18 इंडिया का ये मानता है कि जंग के जरिए ही पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आपके साथ होंगे 100 बात की एक बात देखिएगा। फिलहाल मेरी तरफ से गुड नाइट।